जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा संक्रामक और असंक्रामक रोगों में क्या डिफरेंस है, आपको अच्छी तरह बताएंगे। अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से समझ लिया तो आपको ये सारा पाठ आराम से याद हो जाएगा, सारा पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को लास्ट तक समझें और उस पर विचार करें। नंबर 1, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से एक स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं, जबकि असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं लगते। संक्रामक रोग संक्रमण से फैलते हैं, जैसे रेबीज, खसरा, चेचक, काली खांसी, प्लेग इत्यादि, जबकि असंक्रामक रोग संक्रमण से नहीं फैलते, जैसे मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह जिसे हम शुगर भी कहते हैं, कैंसर, माइग्रेन, सर्वाइकल इत्यादि। नंबर 3, संक्रामक रोग रोगी के पास उठने बैठने, उसके साथ भोजन खाने और उसके प्रयोग की हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलते हैं, जबकि असंक्रामक रोग रोगी के पास बैठने उठने, उसके साथ भोजन खाने, उसके द्वारा प्रयोग की हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से नहीं फैलते। नंबर 4, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। संक्रामक रोग विशेष प्रकार के सूक्ष्म रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं, जबकि असंक्रामक रोग संतुलित व पौष्टिक भोजन की कमी के कारण फैलते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बार बार कहता हूँ कि कभी भी माता पिता द्वारा बनाए गए भोजन पर आनाकानी ना करें। जो भोजन हमें माता पिता बना कर दें उसे खुश होकर आप आराम से खाएं। खुश होकर किया गया भोजन ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा फायदा करता है हमारे शरीर को। संक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय है, इसके फैलने के माध्यमों का वर्णन करें। या छूत के रोग क्या होते हैं? संक्रामक या छूत के रोगों का अर्थ: सभी प्रकार के संक्रामक रोग किसी विशेष प्रकार के रोगाणु से पनपते हैं या फैलते हैं। यह रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें बीमार कर देते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, फफूंदी आदि जल, वायु, भोजन तथा स्पर्श के माध्यम से प्रवेश करके उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या उसे रोगग्रस्त करते हैं, तो वे संक्रामक या छूत के रोग कहलाते हैं। संक्रामक या छूत के रोग विषाणु, बैक्टीरिया व कीटाणुओं के आधार पर ये रोग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संसर्ग रोग। यह रोग रोगी के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से लगते हैं, जैसे खसरा, काली खांसी, जुकाम इत्यादि। नंबर 2, संचारी रोग। संचारी रोग अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। इन रोगों के जीवाणु सांस, पानी एवं भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करके हैजा, चेचक, पेचिश, टाइफाइड आदि रोगों को फैलाते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने के कारण या माध्यम बताइए। नंबर 1, वायु द्वारा। नंबर 2, भोजन या पानी द्वारा। नंबर 3, प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा, एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे के साथ बैठने से। नंबर 4, कीट या कीड़ों के माध्यम से। संक्रामक रोगों के लक्षण क्या? छूत के रोगों में मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं। इनमें बीमारी बढ़ने पर शरीर बेजान हो जाता है। नंबर 2, शरीर में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है जो सहन नहीं होता। सिर में दर्द रहने लगता है और बुखार तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर 4, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर में कंपकंपी होने लगती है और रोगी को ठंड लगने लगती है। नंबर 6, शरीर कमज़ोर होने लगता है।
संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है? संक्रामक रोगों के बचावात्मक तथा सुरक्षात्मक उपायों का वर्णन करें या छूत की बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है। संक्रामक रोगों का अर्थ, संक्रामक रोगों से अभिप्राय उन रोगों से है जो कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण फैलते हैं। यह रोग रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने अर्थात संक्रमण से फैलते हैं। संक्रामक या छूत के रोगों से बचाव कैसे करेंगे? नंबर 1, रोगी को घर के शेष व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। नंबर 2, संक्रामक रोग होने पर इसकी सूचना हमें स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दे देनी चाहिए ताकि वे बीमारी ज़्यादा न फैल सके। हैजा, चेचक, मलेरिया, रेबीज और प्लेग की सूचना तुरंत देनी बहुत ही जरूरी है। संक्रामक रोगों की रोकथाम या बचाव में व्यक्तिगत सफाई का विशेष महत्व होता है। अपने घर की, अपने आसपास की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, टीकाकरण कराने से भी यह रोग कम होते हैं क्योंकि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। पोलियो, खसरा, चेचक, टाइफाइड आदि से संबंधित टीके बचपन में ही लगवा लेने चाहिए ताकि इन रोगों से बचा जा सके। नंबर 5, पानी से होने वाले संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्लोरीन एवं लाल दवाई या आधुनिक यंत्र जैसे आरओ हैं, आजकल चले हुए हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। जब बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, बिस्तर, बर्तन आदि वस्तुओं से रोगाणुओं को नष्ट कर देना चाहिए। आस पड़ोस में गंदगी हो या गंदा पानी इकट्ठा हो तो संक्रामक रोग अधिक फैलते हैं, इसलिए आसपास में सफाई की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है अपने आसपास की सफाई करना। नंबर 8, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों आदि के माध्यम से संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एड्स क्या है, इसके लक्षण तथा उपचार के उपाय लिखें। एड्स के फैलने के माध्यमों, लक्षणों एवं बचाव व नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें या एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि HIV नामक वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी रोगों से लड़ने वाली शक्ति यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम कर देता है और शरीर अनेक संक्रमणों से ग्रस्त हो जाता है। एड्स फैलने के कारण क्या है या माध्यम क्या है? नंबर 1, दूषित सिरिंज का प्रयोग करने से। नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतों व व्यक्तिगत सफाई की ओर विशेष ध्यान न देने से भी। नंबर 3, यौन संबंधी गलत आदतों से। नंबर 4, दूसरे के उपयोग किए गए टूथब्रश व रेजर या ब्लेड आदि के प्रयोग से भी। खून चढ़ाने संबंधी बरती जाने वाली असावधानी से भी ये बीमारी आपको हो सकती है। लक्षण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी पहचान क्या है? नंबर 1, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। नंबर 2, रोगी लंबे समय तक बीमार रहता है जिसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। नंबर 3, अचानक शरीर का वजन कम हो जाता है। नंबर 4, रोगी की स्मरण शक्ति समाप्त होने लगती है। नंबर 5, यदि शरीर में कोई जख्म हो जाए तो वह लंबे समय तक ठीक नहीं होता। नंबर 6, खून बहने पर जल्दी बंद नहीं होता। एड्स बीमारी का उपचार कैसे करेंगे? नंबर 1, किसी HIV से ग्रस्त रोगी का खून नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, दूसरों के उपयोग किए हुए टूथब्रश, रेजर, ब्लेड या इनरवियर कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। नंबर 3, इंजेक्शन लगाते समय हमेशा नई सिरिंज का प्रयोग करें। नंबर 4,
HIV से ग्रस्त महिला को अपने बच्चे को मां का दूध नहीं पिलाना चाहिए, अन्यथा बच्चे को भी एड्स की बीमारी हो सकती है। 5. पति पत्नी को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के माध्यम, लक्षण और बचाव के उपाय लिखें। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है, एक छूत की बीमारी है ये भी, जो खून या संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अन्य तरल पदार्थ के साथ संपर्क के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस के विषैले तत्वों से जिगर यानी कि हृदय की कोशिकाओं को हानि पहुंचती है, जिसके कारण पीलिया हो जाता है। इसको पीलिया की महामारी भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी या पीलिया रोग के लक्षण बताएं। नंबर 1, पीलिया रोग के अंदर शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। नंबर 2, अधिक थकावट महसूस होने लगती है। नंबर 3, भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है। नंबर 4, आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना। नंबर 5, तेज़ बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। नंबर 6, गहरे पीले रंग का मूत्र आना शुरू हो जाता है। तो आप समझ जाएं कि आपको पीलिया हो चुका है। पीलिया रोग होने पर उसका बचाव व इलाज कैसे करेंगे। पीलिया होने पर साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, पौष्टिक व संतुलित भोजन लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3, व्यक्तिगत सफाई की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, बीमारी के दिनों में पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, या उसमें क्लोरीन या लाल दवाई का भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 5, डॉक्टर की सलाह से हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। रेबीज के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव व इलाज के उपाय बताइए। रेबीज फैलने के कारण, रेबीज रोग संक्रामक यानी कि छूत की बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी। रोगी पानी से डरने लगता है, इसलिए इसे जलभीति रोग भी कहते हैं। यह रोग किसी पागल जानवर जैसे बंदर, बिल्ली, खरगोश तथा विशेषकर पागल कुत्ते के द्वारा काटने से होता है। यह रोग काटने वाले जंतु की लार के साथ मनुष्य के शरीर के खून में प्रवेश कर उसे रोगग्रस्त कर देता है। रेबीज रोग के लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। रेबीज रोग होने पर सिर दर्द व बुखार हो जाता है। नंबर 2, रेबीज होने पर अधिक पानी पीने का मन करता है, लेकिन प्यास होने पर भी उसे आप पी नहीं सकते। रेबीज से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र मस्तिष्क पीड़ा, तेज बुखार, गले और छाती की पेशियों में जकड़न होती है। नंबर 4, तरल पदार्थ व भोजन लेने में भी कठिनाई होती है, ऐसी पोजीशन हो जाती है। रेबीज रोग होने पर उसका बचाव व इलाज कैसे करेंगे। पागल जानवर के काटते ही उसको तुरंत साबुन या डिटॉल से धो लेना चाहिए। डिटॉल या साबुन से धोने के बाद तुरंत नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर जाना चाहिए। नंबर 2, कार्बोलिक एसिड लगाकर कीटाणुओं को नष्ट करना चाहिए। नंबर 3, अच्छे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, जो 3 या 14 दिन की अवधि के होते हैं। इंजेक्शनों की क्रमबद्धता में लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। टेटनस के फैलने के कारण, लक्षण एवं बचाव व उपचार के उपायों का वर्णन करें। टेटनस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रण करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यह रोग मिट्टी में विद्यमान बैक्टीरिया से घावों को प्रदूषित करने से फैलता है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रोडियम टेटानी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाया जाता है। हमारे शरीर में इस बैक्टीरिया का प्रवेश कटे फटे घाव से होता है, इसलिए कभी भी घाव को खुला न छोड़ें। टेटनस के लक्षण, नंबर 1, बोलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 2, गर्दन में दर्द होने के साथ साथ अकड़न रहती है। नंबर 3, सारे शरीर में खुजली, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन एवं कमजोरी महसूस होती है। जबड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उसमें जकड़न पैदा हो जाती है।
चलिए अब हम इसके बचाव व उपचार के उपायों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, घाव को तुरंत साबुन या डिटॉल से साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, खुले घाव में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यदि खून बह रहा हो तो वहाँ पर सूखा कपड़ा या पट्टी बांध लें। नंबर 3, टीकाकरण से टेटनस की पूरी तरह से इलाज संभव है। नंबर 4, रोगी को धूल मिट्टी भरे वातावरण से दूर रखना चाहिए। नंबर 5, हल्के हाथ से तारपीन के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। नंबर मलेरिया रोग फैलने के कारण, माध्यम, लक्षण और बचाव के उपायों पर हम चर्चा करेंगे। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके खून में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देता है, जिससे मच्छर के द्वारा काटे जाने वाले व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं। यह रोग लगभग 7 से 11 दिन तक रह सकता है। तो मलेरिया 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्लाज्मोडियम विवेक्स। नंबर 2, प्लाज्मोडियम ओवेल। नंबर 3, प्लाज्मोडियम मलेरी। नंबर 4, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? नंबर 1, रोगी को ठंड लगने लगती है और शरीर कांपने लगता है। नंबर 2, शरीर का तापमान 103 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। नंबर 3, कभी कभी उल्टी भी आने लगती है। नंबर 4, बुखार उतरने पर पसीना काफ़ी आता है। चलिए अब हम मलेरिया का उपचार व इलाज के बारे में चर्चा कर लें, बहुत ज़रूरी है ये भी। बुखार होने पर सबसे पहले उसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जांच में मलेरिया साबित होने पर तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए। मलेरिया में क्लोरोक्विन जैसी एंटी मलेरियल दवा दी जाती है। इस दवा के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसे हर 6 घंटे के बाद पीसीएम देनी चाहिए और बार बार पानी व तरल पदार्थ का सेवन करवाते रहना चाहिए। इसकी रोकथाम व बचाव के उपायों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। नंबर 2, अपने आसपास मच्छर पैदा न होने दें। नंबर 3, रोगी को कुनैन की गोलियां खिलानी चाहिए। नंबर 4, नमी व गंदे स्थानों पर डीडीटी का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी। नंबर 5, रोगी के रहने का स्थान और बर्तन अलग होने चाहिए। या तपेदिक रोग टीबी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण और रोकथाम के उपायों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। टीबी रोग वायु द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग साइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। शुरुआती दिनों में इस रोग का पता नहीं चल पाता, परंतु इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर यह सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तपेदिक रोग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फुफ्फुसीय तपेदिक रोग। इसका प्रभाव फेफड़ों पर होता है। इस रोग के फैलने का कारण रोगी द्वारा थूक की बलगम और उसकी सांस होती है, जो वायु में रोगाणु छोड़ देती है और वह स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देती है। नंबर 2, अफुफ्फुसीय तपेदिक रोग। यह रोग बच्चों को अधिक होता है। लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, जोड़ों, गले, आंतड़ियों, गुर्दे आदि के तपेदिक का मुख्य कारण भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होना होता है। इसके लक्षण, पहचान व विशेषताएं बताइए। नंबर 1, पेट में कब्ज रहती है। नंबर 2, रोगग्रस्त ग्रंथियां व आंतड़ियां आदि काम नहीं करती, काम करना बंद कर देती हैं। नंबर 3, बुखार रहने लगता है। नंबर 4, रोगी का शरीर कमज़ोर होने लगता है। नंबर 5, रोगी जल्दी थकान अनुभव करता है। तो चलिए अब इसकी रोकथाम व बचाव के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, रोग के लक्षण देखते ही तुरंत इलाज करवाना बेहतर होता है। नंबर 2, रोगी को कुछ समय के लिए सैनिटेरियम में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, रोगी को पूर्ण आराम देना बहुत ज़रूरी। नंबर 4, रोगी को खुली हवा में रखना बहुत ज़रूरी। नंबर 5, रोगी को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना बहुत ज़रूरी।
नंबर 6, रोगी को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। डेंगू बुखार के फैलने के कारणों, लक्षणों और नियंत्रण व बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। डेंगू बुखार के फैलने के कारण। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ जबर भी कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ जबर भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार हवा, पानी या साथ भोजन खाने से नहीं फैलता। यह एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके शरीर में डेंगू के विषाणु छोड़ देते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी इस बुखार से ग्रस्त हो जाता है। डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं? मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होता है। सारे शरीर पर लाल चकत्ते या निशान निकल आते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, भूख कम लगती है और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। शरीर में कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। डेंगू बुखार का इलाज कैसे करेंगे? डेंगू बुखार में खून में प्लेटलेट्स की संख्या एकदम बहुत कम हो जाती है तथा खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय खून चढ़वा लेना चाहिए। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नियंत्रण व बचाव के उपाय। डेंगू बुखार से बचने का एकमात्र उपाय मच्छरों से अपने आप को बचाना है। एडीज प्रजाति के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए शरीर को ढक रखें, पूरे वस्त्र पहनें। नंबर 3, मच्छर प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। मच्छरों से बचने के उत्पादों का प्रयोग करें। डॉक्टर की सलाह से पपीते के पत्तों का रस और गिलोय का जूस पीना चाहिए। प्लेग नामक महामारी के फैलने के कारण इलाज तथा बचाव के उपाय लिखें। प्लेग के फैलने के कारण। प्लेग एक ऐसा संक्रामक रोग है जो भयानक महामारी का रूप धारण कर लेता है। यह रोग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। वैसे प्लेग चूहों को होता है। इसके पिस्सू पहले चूहे के शरीर में प्रवेश करके उसे मार देते हैं। मरने के बाद चारों तरफ बदबू के माध्यम से, हवा के माध्यम से वे जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। इस तरह यह रोग मनुष्यों में फैल जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। मैं देखता हूँ कि 85% बच्चे अनसब्सक्राइबर होते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। प्लेग रोग के लक्षण क्या हैं? थाई जांघों और गर्दन पर दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी हो जाते हैं। अचानक बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें से पानी बहने लगता है। नंबर 4, प्यास अधिक लगने लगती है। नंबर 5, शरीर कमज़ोर हो जाता है, बेजान हो जाता है। प्लेग रोग का इलाज कैसे करेंगे? प्लेग एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। नंबर 1, शक्तिशाली व प्रभावी एंटीबायोटिक दवाई लेनी चाहिए। नंबर 2, इंट्रावेनस फ्लूइड नसों में दिया जाना चाहिए, उसका इंजेक्शन लगाना चाहिए। कोरोना की भांति प्लेग में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए तुरंत ऑक्सीजन लगानी चाहिए। नंबर 4, सांस लेने में मदद करने वाले उपकरणों का प्रयोग भी करना चाहिए। प्लेग रोगी को जितना जल्दी इलाज किया जाए उसकी उतनी ही स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका इलाज रोग ठीक होने के कई सप्ताह तक लगातार चलता रहता है। इलाज के दौरान रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। इसकी रोकथाम व बचाव के उपाय। नंबर 1, पिस्सू और चूहों को मारने के लिए कीड़े मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, मरे हुए चूहों को मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि पिस्सुओं को नष्ट किया जा सके और ये महामारी का रूप धारण न कर सके। नंबर 3, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। गर्म पानी से नहाना चाहिए। या रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर से आपका क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार की होती है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ, हमारा वातावरण अनेक सूक्ष्म जीवाणुओं से भरा हुआ है। इसमें से बहुत से जीवाणु या रोगाणु हमें बीमार कर देते हैं। हमारे शरीर की जो शक्ति रोगों से हमारी सुरक्षा करती है, अतः हमारे शरीर में उपस्थित उन रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या रोग निवारक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति, नंबर 2 अर्जित या कृत्रिम रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्राप्त करने के उपाय या बढ़ाने के उपाय, नंबर 1 संतुलित एवं पौष्टिक भोजन खाने से हम इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत और आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान देने से भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। नंबर 3 स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में रहने से भी हमारा। नंबर 4 नियमित व्यायाम या खेल क्रियाओं में भाग लेने से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 5 नशीले पदार्थों से परहेज रखें। नंबर 6 इंजेक्शन लगाने से टीकाकरण अभियान में हमेशा भाग लेना चाहिए। नंबर 7 समय समय पर डॉक्टरी जांच अवश्य करवाएं। नंबर 8 नियमित दिनचर्या, अपने खाने पीने का, सोने का, उठने का, पढ़ने का, खेलने का अपना टाइम टेबल बनाएं। समय पे किया हुआ कार्य ज़्यादा लाभदायक होता है।